ओके बच्चों, सबके पास थ्योरी सीट आ गई। ओके तो बच्चों अब इसे बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये थोड़ा उतना अच्छे से डिज़ाइन नहीं हो पाई है, उस वजह से बीच बीच में एक दो ब्लैंक पेज आ गए हैं, पर वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, तो खैर बच्चों अब समझते हैं होमवर्क में। बच्चों एक तो मैं सर्कुलर का वो काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा है, वो भी चलो डिस्कस कर लेंगे, उसके मैं आंसर वगैरह बता दूंगा। उसके अलावा बच्चों अगर मान लो इस संडे टेस्ट रहता है, तो इस संडे बच्चों का टेस्ट रहेगा, तो मान के चलना कि आज की क्लास तक जितना हो जाएगा उतना लगभग आ जाएगा, ये मान लेना। ठीक है, अब बच्चों समझो, लास्ट टाइम पे बच्चों हमने वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स पढ़ा था, तो वो बच्चों आप लोग लिख चुके हो, इसमें मैं वापस से रिटर्न में वो आपको बता रहा हूँ। तो वेरिएबल फोर्स बच्चों, जैसे हमें पता है कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बच्चों अपने पास था एफ डॉट डी, या बच्चों एफ डी कॉस थीटा, ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन था। अब वेरिएबल फोर्स में भी बच्चों जैसे मैंने बताया, एक स्मॉल इंटरवल में फोर्स थोड़ी वेरी करेगा। तो अगर मैं एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, तो उसमें अगर मैं देखूंगा तो स्मॉल वर्क डन बच्चों तुम्हारा ये आ जाएगा। अगर मैं एक बहुत छोटा सा इंटरवल लेता हूं, तो उस छोटे से इंटरवल में वर्क डन क्या आ जाएगा, ये। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन लिखना है, तो इस हर छोटे 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 वर्क डन को मैं ऐड कर दूंगा। तो उसका मतलब ये होता है कि मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा आर इनिशियल से आर फाइनल, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों बताओ इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, एरिया। तो वही बच्चों मैंने लिख रखा है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व तुमको क्या देगा, वर्क डन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया तुमको क्या दे देगा, वर्क डन। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों हो सकता है कि फोर्स केवल एक्स एक्सिस में हो, तो केवल एक्स की वजह से अगर फोर्स हो तो हम डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला लेंगे, ये भी एक्स वाला लेंगे, तो वर्क डन बच्चों अपने पास ये आ जाएगा। हो सकता है बच्चों y वाला भी हो और z वाला भी हो, तो उस केस में अगर मैं वर्क डन लिखूंगा तो ये भी आएगा, फिर y वाला भी आएगा, फिर z वाला भी आएगा। समझ गए बच्चों? तो उस तरह से तीनों तुम्हारे पास वर्क डन आ जाएंगे। ये चीज समझ पाए बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है बच्चों? ठीक। तो अब यही बच्चों मैंने इसमें लिखवा रखा है, लेट ए वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, एफ डॉट डी आर, टोटल वर्क डन बच्चों उसका इंटीग्रेशन। अब फोर्स को अगर मैं तोड़ तोड़ के लिखता हूं, तो एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के तीन कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। ऐसी डिस्प्लेसमेंट को मैं तीन कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं, एक्स का, वाई का, जेड का। जब बच्चों डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई वाले, जे वाले, के वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो मैंने नीचे लिख रखा है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। और यहीं से बच्चों साबित हो जाता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया तुमको क्या देता है, वर्क डन। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब बच्चों पेज पलटो, पेज पलटोगे तो बच्चों तुम्हें एक एग्जाम्पल मिलेगा। अब उस एग्जाम्पल को बच्चों ट्राई करो। फोर्स बच्चों एक्स डायरेक्शन में तुमको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब डिस्प्लेस पार्टिकल तुम्हारा हो रहा है 0 टू एक्स इक्वल टू एल। अब बच्चों तुम्हें वर्क डन लिखना, तुम्हें बच्चों क्या लिखना है, वर्क डन। करो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो बच्चों उसी के नीचे स्पेस अवेलेबल है, तो चाहो तो उसी में अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ बच्चों, ये हुआ किसी से, बोलो बच्चों।
और बहुत आसान सा है बच्चों, देखो अभी अभी मैंने डिस्कस किया केवल x की वजह से होगा, तो फॉर्मूला तुम केवल x वाला उठा सकते हो। अब फोर्स की जगह बच्चों तुम क्या रखोगे, ax स्क्वायर प्लस bx, ये dx 0 से l, ये क्लियर है बच्चों। अब इसको बच्चों तुम इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन ax क्यूब बाई 3 bx स्क्वायर बाई 2 0 से l। अब बच्चों मैं लिमिट रख देता हूँ, लिमिट अगर बच्चों में लिख दूंगा तो al क्यूब बाई 3 प्लस bl स्क्वायर बाई 2, जीरो रखोगे तो बच्चों वो सारा जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, समझ गए बच्चों। तो इतना कंप्लीट कर लो बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चों इसे देख के बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी लग रही है? ठीक है बच्चों, अब बच्चों जिसका ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट पेज पे एक और क्वेश्चन है, उसे बच्चों फिर ट्राई करो, मैं भी डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों ये चीज क्लियर है ना, इसको बच्चों मैं अभी हटा दूं, कर लिया सबने, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों पिछला कर लिया था ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर मैं देखता हूं तो एफ एक्स, इधर x, बच्चों ये ग्राफ तुमको दे रखा है, ये -16, ये 12, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स इफ पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम 12 टू 0, 12 टू 0। तो बच्चों पार्टिकल तुम्हारा कहां से कहां डिस्प्लेस हो रहा है, x इक्वल टू 12 से x इक्वल टू 0 तक, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों याद करो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया तुमको क्या देता है, तो बच्चों इसका एरिया निकालो, क्या आएगा, कितना आएगा 96, वो बच्चों कैलकुलेट भी कर रखा है उसमें, 1/2 बेस इंटू हाइट 96। तो बच्चों एरिया अगर 96 आ रहा है तो वर्क डन बच्चों क्या होना चाहिए। अब बच्चों ये बताओ ये वर्क डन मैं प्लस में रखूंगा या माइनस में, क्यों माइनस में रखूंगा, क्योंकि नीचे है, तो बच्चों नीचे वाला एरिया हम क्या कंसीडर करते हैं माइनस, ऊपर वाला एरिया प्लस, तो इस वजह से ये वर्क डन क्या होना चाहिए माइनस, तो माइनस का 96, कोई दिक्कत, तो बच्चों एक बार माइनस का 96 वर्क डन लिख लो इसमें, और सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है तो जो बच्चों बताओ अब इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत। अब बच्चों वापस ध्यान से समझो, इसमें ऐसे कट लगा दो, कट इस वजह से लगाना है बच्चों, इसी वजह से मैंने ये करवाया है, समझो। यहां ध्यान से देखो 12 से 0 पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, 12 से 0, तो अब ध्यान से समझना बच्चों, वर्क डन में डिस्कस कर रहा हूं, तो फोर्स बच्चों नीचे की तरफ है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और पार्टिकल 12 से 0 डिस्प्लेस हो रहा है, तो 12 से 0 यानी कि पार्टिकल भी इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स जहां है वही डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स जिस तरफ है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन जो तुम्हारे पास आएगा वो प्लस का 96 जूल आएगा, तुम्हारे पास कैसा आएगा प्लस का 96। अब आप कहोगे सर एरिया तो नीचे वाला निगेटिव होता है, वो बात सही है, अगर इसमें मैं ये पूछता
कि 0 से 12 का वर्कडन बताओ, पार्टिकल 0 से 12 डिस्प्लेस हो रहा, तो वो फंडा लग जाएगा। लेकिन यहाँ 12 से 0 पूछा है, अगर मैं पूछता 0 से 12 का वर्कडन बताओ तो तुम्हारा ये फंडा लग जाता, लेकिन यहाँ 12 से 0 पूछा है, इस वजह से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि निगेटिव फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव में ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो वर्कडन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस केस में बच्चों वर्कडन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये चीज समझ गए। अब इसी में बच्चों जैसे सेकंड पार्ट देखो जो मैंने आगे नेक्स्ट पेज पे करवाया, कैलकुलेट वर्कडन बाय फोर्स इफ पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम 0 to 12। तो अब 0 से 12 अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, तो वर्कडन क्या आ जाएगा, -96। समझ गए बच्चों। तो जनरली इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, उसी वजह से मैंने गलत आंसर लिखवाया है, जिससे कि आपको याद रहे कि ये चीज गलत है। अधिकतर 99% क्वेश्चन तुम्हें सीधे सीधे मिलते हैं कि 0 से 12 पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो दिक्कत नहीं होती है, काम चल जाता है। लेकिन कोई एक आध केस में हो सकता है कि रिवर्स सिचुएशन हो, उस वजह से ये आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बच्चों ये जो हमने क्वेश्चन किए, इनमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स था, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, फोर्स तुम्हें दिया है 2x फिर 3y², फिर z के। कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो बच्चों इसमें देखो i के साथ जो होता है वो कौन सा फोर्स माना जाता है, x, j के साथ वाला और k के साथ वाला z। तो ये x का फोर्स, ये y का फोर्स, ये z का फोर्स। अब बच्चों यहाँ तीनों डायरेक्शन में फोर्स है, तो हमें अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला बच्चों नीचे लिखा हुआ है। अब मुझे अगर वर्क डन निकालना है तो वही अपना स्टैंडर्ड बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब बच्चों एक बार आप खुद ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूँ। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन समझ पाए ना, कोई तकलीफ तो नहीं। अब इससे ट्राई करो बच्चों, पर कोई डाउट तो नहीं, चेक। आंसर तो पता नहीं, पर देखते हैं क्या किया तुमने। तीनों को किया ना, ठीक है, देखते हैं अभी, हो सकता है सही हो। ठीक, ठीक है बच्चों। देखो वर्क डन, तो बच्चों x डायरेक्शन का फोर्स बताओ क्या है, बोलो बच्चों, x का फोर्स dx। अब x बच्चों देखो 0 से 1 वेरी कर रहा है। ऐसे बच्चों देखो y डायरेक्शन का फोर्स क्या है, बोलो बच्चों, y का फोर्स 3y², और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2। ऐसे z डायरेक्शन का फोर्स बच्चों z dz, और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1। समझ गए बच्चों, वो तो फॉर्मूला है। अब बच्चों बताओ 2x का इंटीग्रेशन, 2x²/2 यानी कि x², 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन y³/3 यानी कि y³, 0 से 2। z का इंटीग्रेशन z²/2, 0 से 1। ये z है, z बच्चों, ये z है, ठीक है ना। अगर उसे करेक्ट कर लेना, वो z है, z, ठीक है। अब बच्चों 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। ये क्लियर है बच्चों। 1 प्लस 8 प्लस 1/2 बच्चों, 9 प्लस 1/2 यानी कि 9.5 जूल। तो बच्चों तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्स होगा, तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्स होगा तो इस तरह से कर सकते हैं। बोलो मैं कोई दिक्कत हो, समझ पा रहे हो ना, इंटीग्रेशन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। बताओ बच्चों, इसमें अभी कोई डाउट, क्लियर है बच्चों, कर लो फटाफट। ये चीज क्लियर है बच्चों।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो, देख लो, फिर मैं उसे डिस्कस करता हूं, बताता हूं। तो बच्चों उसे सॉल्व नहीं करना है, मैं पहले एक पार्ट सॉल्व कर दूंगा, फिर तुम करना, वो थोड़ा सा हटके है, बस एक बार रीड कर लो, समझ लो, फिर देखते हैं। इससे पहले वाले किसी क्वेश्चन में दिक्कत लग रही हो तो वो जरूर पूछो। ठीक है पृथ्वी, कर लिया बच्चों इतना? ठीक बच्चों, हटा दूं अभी इसे, कर लिया ना सबने? मयंक कर लो फटाफट। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट फिर इसमें आप देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, रीड आउट कर लिया बच्चों? इसे बच्चों देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों समझो, इसमें फोर्स, बच्चों ये कर लिया ना अभी? अब ध्यान से समझो बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है, बट एक बार अगर आपको सही समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आसानी होता है। अब बच्चों समझना, वाई आई जेड, ये याद रहे जेड है, जे और एक्स के, ये तुम्हारे पास फोर्स है। और बच्चों ये क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर है, क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर है। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों अब इसमें देखो, कैलकुलेट वर्क डन इफ पार्टिकल मूव अलोंग ओए, कैलकुलेट वर्क डन इफ पार्टिकल मूव अलोंग ओए। तो ओए बच्चों तुम्हारा कौन सा है? ये बच्चों 0 0 0, और ये वाला देखोगे तो 0 1 0, ये चीज क्लियर है? अब वापस समझो बच्चों देखो, फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो फॉर्मूला बच्चों मेरे पास ये होता है, x का फोर्स dx, y का फोर्स dy, z का फोर्स dz। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों OA, तो बच्चों OA में बताओ पार्टिकल कहां से कहां तक मूव कर रहा है? x की लिमिट क्या है? x की लिमिट बच्चों 0 से 0, y की लिमिट और z की लिमिट, ये फॉर OA, ये क्लियर है? अब यह बच्चों एक काम करता हूं, इसको मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं OA के लिए, अभी लिखता हूं, ये तो अपना वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब OA के लिए अगर मैं डिस्कस करता हूं, तो OA के लिए अगर मैं डिस्कस करता हूं तो बच्चों मुझे बताओ x डायरेक्शन का फोर्स क्या लिखा हुआ है? बोलो बच्चों x का फोर्स क्या है? y। जो I के साथ होता है वो x का फोर्स होता है, ऐसा नहीं कि यहां x लिखा है तो ये x का फोर्स है, जो I के साथ लिखा होगा वो x का फोर्स होगा। तो अब अगर मैं OA में वर्क डन लिखता हूं तो x का फोर्स y, y का फोर्स बच्चों z, और z का फोर्स बच्चों x, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों अब अगर मैं OA के लिए डिस्कस करता हूं तो अब बच्चों समझना, बच्चों जैसे हमने पहले डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बच्चों अगर तुम देखोगे, ये x था, ये dx था, ये y था, ये dy था, ये z था, ये dz था। तो बच्चों जहां dx लिखा हो, जहां dx लिखा हो वहां या तो x होने चाहिए या कांस्टेंट, जहां dy लिखा है वहां या तो y होने चाहिए या कांस्टेंट। तो यहां x है या कांस्टेंट है,
y है या कांस्टेंट है, z है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मजे से इंटीग्रेट कर सकते। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो इस क्वेश्चन में बच्चों x के साथ क्या लिखा है y, तो तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। y के साथ क्या लिखा है z, तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। z के साथ क्या लिखा है x, तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी y² 2 z² 2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तुम इस केस में इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। ये चीज बच्चों समझ पाए, यहां तक कोई दिक्कत? तो बच्चों सबसे पहले ये करो, फोर्स तो लिखा ही हुआ है उसमें, ठीक है ना। इसमें बच्चों सॉल्यूशन में ये भी मैंने लिख ही रखा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी बच्चों अपना लिखा हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उसमें लिखा ही हुआ है। अब इसके बाद की कहानी बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ, उससे समझो। यहाँ तक समझ गया ना? अब समझो बच्चों, O से लेके A, O से लेके A, इस पूरे रास्ते में, इस पूरे रास्ते में बच्चों बताओ x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो इस पूरे रास्ते में x 0 है, तो x में चेंज भी क्या होगा? 0। ऐसे इस पूरे रास्ते में बताओ z कोऑर्डिनेट क्या है? तो z में चेंज क्या होगा? 0। इस पूरे रास्ते में y कोऑर्डिनेट लेकिन वेरी कर रहा है, तो उसको छोड़ देते, उसको छोड़ देते। अब बच्चों x 0 है, तो यहां 0 रखोगे तो ये खत्म, z 0 है तो ये खत्म। तो अब जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो ये 0, ये 0। अब बच्चा y, अब dx, dx बच्चों क्या है? 0। तो इसमें भी 0 रखा तो ये भी खत्म हो गया, तो वर्कडन कितना आ गया? 0। वापस समझो, ये था z अपना क्या है? 0। तो यहां 0 रखा, ये खत्म। x क्या है? 0, 0 रखा, खत्म। यहां dx कितना है? 0, तो dx की जगह 0 रखा, ये भी खत्म। तो पूरा खत्म हो गया, तो फाइनली OA पाथ में वर्कडन कितना आ गया? 0। तो बच्चों अब इतना कंप्लीट कर लो। देखो यहां तक तो तुम्हारे पास लिखे ही हुआ है, बस इस स्पेस में बच्चों ये पार्ट ऐड कर लो तो वो हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो? तेज बोलो थोड़ा सा। नहीं समझ में आया? मैं वापस बताता हूँ, समझना। देखो फोर्स ये लिखा हुआ है, अब तीनों डायरेक्शन में फोर्स है, तो तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो हमें तीनों डायरेक्शन वाला जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब I के साथ जो होता है वो x का फोर्स, तो x के फोर्स की जगह y, जो J के साथ होता है वो y का फोर्स, तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और जो इसके साथ होता है वो माना जाएगा z डायरेक्शन का फोर्स, तो इसकी जगह x। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, पर इंटीग्रेशन में दिक्कत ये फंस रही है कि dx के साथ अगर x होता तो हम कर देते, कांस्टेंट होता तो भी कर देते, लेकिन कुछ और फंस जाए y z तो हम नहीं कर सकते। dy z फंस रहा है, नहीं कर सकते। dx dz x फंस रहा है, नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जैसे कि पहले कर रहे थे। तो अब हमें कोई और तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा। तो वो और तरीका क्या है कि हम OA के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, तो पूरे OA वाले रास्ते में x हमेशा 0 है, तो x में चेंज भी 0 होगा। z हमेशा 0 है, तो z में चेंज भी हमेशा 0 होगा। तो इस x की जगह मैंने 0 रखा, इस z की जगह मैंने 0 रखा, और इस dx की जगह 0 रखा,
तो ये तीनों टर्म ही जीरो हो गए, तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया? जीरो। ये चीज बच्चों समझ पाए? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? ओके, अभी समझ गए बच्चों? इसे हटा दूं बच्चों? कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है, अब वापस समझते हैं बच्चों। बच्चों ये सबने कर लिया ना? ठीक, बच्चों ये वाला पार्ट क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे फिर देखो बच्चों, इसी में बच्चों सेकंड करके लिख लो। कैलकुलेट वर्क डन लिखा हुआ है, बस उसमें सेकंड लिख लो। कैलकुलेट वर्क डन अलोंग पाथ ए बी। किस पाथ के अलोंग बच्चों निकालना है? ए बी। समझ गए बच्चों? तो बच्चों ये वही चीज लिखी हुई है जो पहले थी। बच्चों समझो, ये चीज तो वैसी की वैसी है, तो ये चीज बच्चों वापस अगर मैं लिखता हूं तो वो बच्चों समझना वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ z dy, इंटीग्रेशन ऑफ x dz। ये ए बी के अलोंग डिस्कस कर रहा हूं। बी बच्चों यहां है। बच्चों ये पार्ट अभी क्लियर है? अब बच्चों जब मैं ए बी के अलोंग निकालूंगा, ए बी के अलोंग, समझ पा रहे हो बच्चों? तो ए बी के अलोंग जब मैं निकालूंगा तो इंटीग्रेशन वाली दिक्कत अभी भी परेशान करेगी। तो इस ए बी के अलोंग बच्चों बताओ, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 1 0। तो बच्चों इस पूरे ए बी पाथ में, ए बी पाथ में बच्चों मुझे बताओ, इस पूरे ए बी पाथ में y कितना है? पूरे ए बी पाथ में y 1। इस पूरे ए बी पाथ में, इस पूरे ए बी पाथ में बच्चों देखना, z 0 था अब भी 0 है, y 1 था अब भी 1 है। तो बच्चों बताओ z कितना था? अब बच्चों z 0 है तो उसमें चेंज कितना होगा? अब बच्चों y 1 है, y हमेशा 1 है, तो y में चेंज क्या होगा? तो dy बच्चों कितना हुआ? 0। अब वही कहानी फिर दोहराओ, y बच्चों कितना है? 1, ये dx। z कितना है बच्चों? 0, z 0, और dy भी 0 है तो वो फर्क नहीं पड़ता है, और 0 लिख लो। x कितना है? पता नहीं, x तो वेरी कर रहा है, x तो बच्चों 0 से 1 हो गए, तो वो तो चेंज हो रहा है, तो x को वैसा ही छोड़ा। लेकिन dz कितना है? 0। तो बच्चों ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब ये बचा, यहाँ dx है, तो x बच्चों कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से 1। तो बच्चों बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 से 1, 1 माइनस 0, फाइनल आंसर 1। तो इस रास्ते में वर्क डन बच्चों कितना आया? 1 जूल। तो बच्चों इतना कंप्लीट कर लो जो बच्चों यहाँ स्पेस दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों? इसमें इतना पार्ट कंप्लीट करके लिख लो फिर। तो बच्चों जनरली देखने में ये क्वेश्चन टफ लगते हैं, पर एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए तो ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ी आसानी से तुम कर सकते हो। कर लो बच्चों। इतनी कहानी समझ गए बच्चों? अब बच्चों तीसरा पार्ट खुद के दिमाग से ट्राई करो। 2 पार्ट बच्चों मैंने डिस्कस किए, अब तीसरे पार्ट में अपना दिमाग दौड़ाओ। तीसरा पार्ट बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन अलोंग पाथ बी टू सी। कैलकुलेट वर्क डन अलोंग पाथ बी टू सी। तो बच्चों थर्ड पॉइंट करके लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन अलोंग पाथ
B2C। समझ गए बच्चों? कितना आ रहा है? 1। देखते हैं और कोई जिससे सॉल्व हुआ। बच्चों ये वाला सबने कर लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब बच्चों मैं लास्ट पार्ट जो इसका है वो डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो। बच्चों ये क्यूब, ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बच्चों ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये ऐसे मूव कर रहा है। बी पॉइंट बच्चों तुम्हारे पास है 1,1,0। अब सी पॉइंट जो बच्चों तुम्हारे पास है, सी पॉइंट वो तुम्हारे पास है 1,1,1। ये क्लियर है? अब बच्चों वर्क डन का तो वही फॉर्मूला रहेगा, तो वो सारी कहानी तो वैसी ही है, तो वो बच्चों में वैसे ही लिख रहा हूँ। वर्क डन y dx प्लस z dy प्लस x dz। परेशानी क्या है? वही इंटीग्रेशन की। तो वो कैसे सॉल्व होगी बच्चों? B2C में ये x1 था, अभी भी 1 ही है, तो पूरे B2C में बच्चों बताओ x हमेशा क्या है? 1, तो dx 0। बच्चों देखो y1 था, अभी भी 1 है, तो y हमेशा क्या है? 1, तो बताओ dy क्या हुआ? 0। अब z देखोगे तो 0 से 1 वो वेरी कर रहा है, तो वो कोई फिक्स नहीं। अब समझो बच्चों, बताओ dx क्या है? 0, तो ये 0 है, ये 0 है, तो बच्चों हम ये 0 है dx, तो बच्चों y इंटू 0। बच्चों बताओ dy कितना है? तो z इंटू 0, ये भी खत्म हो गया। अब x की जगह x भी बच्चों क्या है? 1 है। x कितना है? 1, और इधर dz। अब z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से 1, तो बच्चों ये खत्म, ये खत्म, 0 प्लस 0, dz का इंटीग्रेशन z 0 से 1, तो 1 माइनस 0, वर्क डन कितना आ जाएगा? 1। वर्क डन कितना आ जाएगा? 1। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? कोई भी कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? कर लो फटाफट फिर इसे। अब बच्चों समझो इसमें डेटा बदल सकता है। डेटा कैसे बदलेगा? यहाँ y z x है, हो सकता है किसी में y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर x कुछ भी अजीब सा आ जाए। कंसेप्ट किसी भी हालत में बदलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। समझ पाए इस पर? कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चों मुझे बताओ, जनरली ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न बच्चों को टफ लगता है, तो पैटर्न चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो 100% ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। उसमें डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर सॉल्व ऐसे ही करना है। समझ गए ना बच्चों? ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आप रीड करो, उसे थोड़ा सा पढ़ो, फिर मैं डिस्कस करूँ। तो बच्चों ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? बेटर लग रहा है कि कम बेटर लग रहा है? हाँ तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है।
थोड़ा सा इससे ये कि लिखने वाला काम बच गया, केवल दिमाग वाला काम बचा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा फायदा रहता है। और दूसरा फायदा ये रहता है कि कई बच्चे ढंग से लिखते ही नहीं, तो उनको बाद में खुद का ही लिखा हुआ समझ में नहीं आता, तो उनके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता है। खैर रीड कर लिया बच्चों, कर लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये बच्चों सबने कर लिया ना, ठीक। वरना बच्चों सॉल्यूशन भी कई बच्चे लिखते नहीं हैं, पर अब सॉल्यूशन अकेला लिखना होगा तो वो सोचते हैं कि चलो अब तो लिख ही लेते हैं, थोड़ा ही लिखना, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों जैसे ये एक पार्टिकल है, लेंथ बच्चों 6 मीटर, इस पार्टिकल को बच्चों ऐसे खिसका के यहां तक ले गए, तो ये भी बच्चों अपने पास 6 मीटर ही रहेगा। अब पार्टिकल पे कई तरह के फोर्सेस लग रहा है, जैसे इसका अपना mg नीचे लग रहा है, इस पे बच्चों टेंशन इधर लगेगा, इस पे बच्चों F1, जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो इधर F1 कुछ है जो कि हमेशा B पॉइंट की तरफ है, F3 है ये 8 न्यूटन। फिर बच्चों F2 ये है 6 न्यूटन, इधर बच्चों F1 4 न्यूटन। ये समझ पाए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों समझो, याद करो पिछले वाले नोट्स किसी के पास हैं, पिछली वाली जो एक सीट आज मैंने दी थी, हाँ बच्चों देखो, बस निकालने की जरूरत नहीं, एक चीज बस समझा रहा हूँ। देखो बच्चों सबसे लास्ट टॉपिक मैंने एक डिस्कस किया था, वर्क डन इन अदर फॉर्मेट। सबसे लास्ट टॉपिक बच्चों इसमें एक डिस्कस किया था, वर्क डन इन अदर फॉर्मेट। अब उसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। उसका एक यूज बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ग्रेविटी के केस में कि mgh, याद आया। अब और हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं बच्चों वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वर्क डन इन अदर फॉर्मेट में बच्चों सबसे नीचे देखो, हम दो तरह से वर्क डन लिख सकते हैं, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, या फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, या दूसरा फॉर्मेट बच्चों ये है डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। दोनों बच्चों समझ पाए। अब इस क्वेश्चन में इसका ढंग से यूज आप समझ पाओगे, वो समझो बच्चों। जैसे ए से बी जा रहा है, क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया है, पार्टिकल मूव फ्रॉम ए, देखो बच्चों फोर्सेस समझना, F1 ये F1 है, ऑलवेज एक्ट राइट साइड, तो ये हमेशा कहां लग रहा है, राइट साइड। F2 ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू पाथ, तो जो ये वाला पाथ F2 है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। F3 ऑलवेज एक्ट टुवर्ड पॉइंट्स B, तो ये हमेशा B की तरफ लग रहा है। पार्टिकल मूव फ्रॉम A to B अलोंग क्वार्टर सर्कल, देन कैलकुलेट वर्क डन बाई ईच फोर्स। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस पार्टिकल पे टोटल कौन कौन से फोर्सेस तुम्हें दिख रहे हैं, बोलो बच्चों। mg दिख रहा है, टेंशन दिख रहा है, और F1, फिर F2, फिर F3, ये 3 फोर्सेस या 5 फोर्सेस बच्चों तुम्हें दिख रहे हैं। अब इन पांचों का वर्क डन बच्चों तुम्हें लिखना है, तो बच्चों अब तुम सबसे पहले mg का केवल वर्क डन लिखने का ट्राई करो। mg का बोलो बच्चों, mg का क्या वर्क डन होना चाहिए अगर वो A से B मूव कर रहा है, बोलो। mg का वर्क डन 6 mg प्लस माइनस, बोलो बच्चों। A से B जा रहा है माइनस, तो बच्चों मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे बताया था mg का वर्क डन होता है प्लस माइनस mgh। अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो प्लस mgh, ऊपर जा रहा है तो माइनस mgh। तो यहाँ पार्टिकल A से B जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ वर्क डन तुम्हारा क्या माना जाएगा, माइनस mgh। या बच्चों फोर्स नीचे लग रहा है, तो पार्टिकल ऊपर कितना गया, ऊपर गया 6,
लेकिन ऊपर गया है तो mg इंटू 6 विथ माइनस, ये काम खत्म हो गया। क्लियर है बच्चों? अब टेंशन का वर्कडन बताओ बच्चों क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बच्चों, मैं बताता हूं, समझो, ये चीज क्लियर है ना बच्चों? अब ध्यान से देखो, पार्टिकल ऐसे मूव किया, टेंशन बच्चों हमेशा सेंटर की तरफ ऐसे लग रही। बच्चों पहले पार्टिकल 6 की डिस्टेंस पे था, अब 6, अभी भी 6, अभी भी 6, अभी भी 6, अभी भी 6। तो बच्चों टेंशन हमेशा इस पॉइंट की तरफ लग रही। बताओ पार्टिकल इस पॉइंट की तरफ कुछ भी गया, हमेशा उसकी डिस्टेंस 6 ही रही है, तो फोर्स की तरफ कुछ भी मूव किया है नहीं, तो फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वर्क डन क्या माना जाएगा, 0। दूसरा मेथड, टेंशन हमेशा ऐसे है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, टेंशन ऐसे है, पार्टिकल ऐसे 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, टेंशन ऐसे है, पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। तो बच्चों बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 एंगल हो तो वर्क डन क्या होता है, 0। तो यहां बच्चों बोलेंगे टेंशन की इंटू 0 मतलब 0 ही हो गया, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल उस कोने की तरफ तो गया ही नहीं है, हमेशा वही डिस्टेंस मेंटेन की है, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी लॉजिक से बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ और F1 का लिखने का ट्राई करो। फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट, उस तरह से सोचो, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट। दो बच्चों मैंने डिस्कस किए mg और टेंशन, उसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इसके बारे में सोचो, ये किसका था, हाँ बच्चों बताओ जिससे हो पाया, फोर्स बोलो बच्चों, बोलो बच्चों बताओ, F1 फोर्स किस तरफ है, अब A से B पार्टिकल चला गया तो अल्टीमेटली राइट साइड कितना गया, राइट साइड कितना गया, राइट साइड कितना गया, 6। तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, तो फोर्स तुम्हारे पास है 4 न्यूटन और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 6, तो 24 जूल। तो ये यूज है उस स्टेटमेंट का, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, ये समझ पाए बच्चों? अब F2, F2 बच्चों F2 कैसे लग रहा है, F2 कैसे लग रहा है? अब बच्चों बताओ पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है, तो आधे सर्कल की, तो उसके आधे सर्कल की पाई आर बाई 2। तो बच्चों फिर बताओ F2 कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल। तो पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना मूव किया, उस पर फोकस करना, तो वो हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है, तो टेंजेंशियली पार्टिकल कितना मूव किया, आधे सर्कल का भी आधा, तो पूरा 2 पाई आर, आधा पाई आर और उसका भी आधा क्या होगा, पाई आर बाई 2। तो इसका वर्क डन कैसे लिखोगे, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये आंसर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव किया, बच्चों ये समझ पाए? हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो कि सर डिस्प्लेसमेंट तो कुछ और है, वो नहीं लेना है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, वो चीज समझना, ये चीज समझे बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? अब बच्चों बताओ F3 किधर लग रहा है, F3 हमेशा कहां लग रहा है,
तो पार्टिकल ए से शुरू किया और बी पे पहुंच गया, तो ए से बी हमेशा बी की तरफ लग रहा, तो उस तरफ कितना मूव किया 6√2, 6 कितना हो गया 6√2, तो बी की तरफ वो कितना मूव किया 6√2, तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, तो फोर्स कितना है 8 और फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट 6√2। समझ पाए बच्चों? तो क्या हमें फंडा लगाना है बच्चों, वो समझ पाए, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, उस तरह से हम सॉल्व कर सकते। अब बच्चों वापस से समझो, mg नीचे था, पार्टिकल ऊपर गया, कितना 6, तो एक माइनस लगा दिया, माइनस mg 6। टेंशन हमेशा 90 डिग्री पे है तो वर्क डन 0। आदित्य समझ पा रहे हो कुछ? अब F1 हमेशा राइट साइड है 4, तो पार्टिकल राइट साइड कितना गया 4 और ये 6 तो 24। F2 हमेशा टेंजेंशियल है तो 6, अब टेंजेंशियल में कितना मूव किया 2πr/4 यानी कि πr/2, तो πr/2 यानी कि π6/2। बी पॉइंट की तरफ कितना मूव किया 6√2, तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है। F2 टेंजेंशियल, देखो उसको या तो ऐसे कर सकते हो, मैं बताता हूं, ये वाला समझ गया ना बच्चों? अच्छा बच्चों ये नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया बच्चों? ठीक है ना, कर लो जल्दी फटाफट। ओके हाँ, अब जो तुम्हें F2 में दिक्कत है वो मैं एक और मेथड से बता रहा हूं, वो समझ लो, ठीक है। पार्टिकल मान लो यहां से यहां बहुत कम डिस्प्लेस हुई, मान लो dl, तो F2 बिल्कुल इधर ही है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन लिखता हूं तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए देख लो, तो कॉस थीटा कितना होगा 0, तो F2 dl। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो इसे इंटीग्रेट करूंगा, F2 तो बाहर आ गया, अब हर छोटा छोटा dl 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 में जोड़ता चला जाऊं, तो हर छोटा छोटा जोड़ा dl अगर मेरे पास जुड़ जाएगा तो मेरे पास ये पूरी लेंथ आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, और ये लेंथ कितनी होगी πr/2, तो f इंटू πr/2, उससे भी कर सकते हो। या दूसरा तरीका है फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट। अभी बच्चों ये क्लियर है? मैं कर लिया, हटा दो बच्चों इसे, ठीक है। अब बच्चों इसमें आगे आप पेज पलटो, तो बच्चों तुम्हें दिखेगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इसे हटा दो बच्चों, ठीक। तो उसे बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे समझते हैं। आयुष तुम बताओ स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ओके राहुल तुम बताओ, ओके आदित्य तुम बताओ, सही है, गुड। स्प्रिंग फोर्स बच्चों क्या होता है kx, क्या होता है kx। अब बच्चों k तो कांस्टेंट है बट x वेरिएबल है, तो बताओ ओवरऑल फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? ओवरऑल फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल। अब फोर्स वेरिएबल है तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, यही तरीका होता है। अब उसी तरीके से बच्चों हम वर्क डन निकाल रहे हैं, समझ गए ना? तो वही बच्चों देखो, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है M और ये K, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखना, कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एज पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A टू पॉइंट B। तो बच्चों ये समझो यहां नेचुरल लेंथ है, यहां मान लो बच्चों A और यहां मान लो B, तो ये बच्चों है तुम्हारे पास x इनिशियल और ये तुम्हारे पास है x फाइनल। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों तुम इस पार्टिकल को खिसका के इधर ले आए, पार्टिकल को खिसका के इधर ले आए,
तो तुम्हें वर्क डन लिखना है। क्वेश्चन क्लियर है? अब हाँ बोलो। नेचुरल लेंथ ये देखो मैं समझाता हूँ। देखो मान लो एक स्प्रिंग लेके आए तो शुरू में उसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है। तो मान लो ये स्प्रिंग से तुमने ब्लॉक जोड़ दिया, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। अब तुमने इसको खींचा खींचा तो हो सकता है 22 हो गई, फिर 25 हो गई। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि भाई 22 से 25 करने पर वर्क डन बताओ। किसी में हो सकता है कि 20 से 25 का भी पूछे, पर हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो यहां से यहां तक खींचने का वर्क डन बताओ। बच्चों क्वेश्चन समझ पाए? आदित्य कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्लियर है? अब बच्चों समझो, देखो देखना, हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, कोई भी जनरल पोजीशन पे गए एक्स पे, तो बच्चों अभी स्प्रिंग कितनी खींची है एक्स, तो बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा अगर एक्स खींची है तो? के एक्स। कहां लगेगा? इधर। अब मैंने इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया dx, तो स्मॉल वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो 180 एंगल। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो मैं कहां से कहां तक इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं? एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो वही बच्चों मैंने किया है, dw f dx cos थीटा, फोर्स kx, डिस्प्लेसमेंट dx, एंगल 180 है। तो मेरे पास कितना आया? माइनस का kx dx। ये क्लियर है? अब टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा x इनिशियल से x फाइनल। अब बच्चों बताओ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स इनिशियल से x फाइनल। ये क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों मैं लिमिट रखूंगा, तो माइनस के एक्स फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस। बच्चों इसमें एक माइनस और आएगा, वो इधर लिखना भूल गया हूं मैं। इधर बच्चों एक अंदर माइनस मिसिंग है, वो ऐड कर लेना। इधर एक अंदर माइनस और आएगा, ठीक है? ये एक माइनस मिसिंग है। अब बच्चों माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो इसी को लिख सकता हूं माइनस के एक्स फाइनल का स्क्वायर बाई 2 के एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? अब वापस समझो, इसी को बच्चों थोड़ा और एडजस्ट करके मैं लिख सकता हूं हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। समझ पाए? तो अब बच्चों कंक्लूजन दिमाग में रखो, जो तुम्हें अच्छे से दिमाग में रखना है। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या फॉर्मूला होता है? हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा? हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। अब एक्स आई एक्स एफ क्या है तो वो समझो। तो एक्स आई एक्स एफ बच्चों दोनों कंप्रेशन हो सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर दिया। दोनों इलोंगेशन हो सकते हैं, एक कंप्रेशन एक इलोंगेशन, या एक इलोंगेशन एक कंप्रेशन हो सकता है। नेचुरल लेंथ से हो सकता है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें केवल यही फॉर्मूला लगाना। तो याद रहे, इसमें शायद मैंने नीचे लिखा भी होगा कहीं, हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो कंप्रेशन और इलोंगेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो ये दोनों बच्चों कंप्रेशन भी हो सकते हैं, इलोंगेशन भी हो सकते हैं। एक कंप्रेशन एक इलोंगेशन, एक इलोंगेशन एक कंप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। हमने ड्राइव जरूर इलोंगेशन के लिए किया है, बट फॉर्मूला बाकियों के लिए भी निकालोगे तो यही आएगा। तो हर केस में तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है बच्चों? अब इसी के नीचे बच्चों एक एग्जाम्पल लिखा है, उसे अटेम्प्ट करो। समझ गए ना बच्चों इसे? माइनस का देख लेते हैं।
तो बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, सीधा सीधा बच्चों फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। देखो बच्चों, हाफ के बच्चों कितना है 100। कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इफ इनिशियली स्प्रिंग वाज 0.2 मीटर कंप्रेस एंड फाइनली 0.3 मीटर इलोंगेटेड। तो इनिशियली 0.2 कंप्रेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस 0.2 रखना है। फाइनली 0.3 इलोंगेटेड। अब ये 50, 0.04, 0.09, 50 बच्चों, इससे ये गया तो माइनस का 0.05, ठीक है, माइनस का 2.5 जूल। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। तो केवल बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं, समझ गए ना? ये ठीक है। इसी में बच्चों यहां तक क्लियर है ना? कर लिया? इसी में बच्चों अगर मैं पूछता हूं कैलकुलेट, लिखवा नहीं रहा हूं बस समझो, कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इन अबव केस, तो आंसर क्या होता? प्लस का। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से समझो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का ये फॉर्मूला, किसी क्वेश्चन में अगर वो अगेंस्ट पूछता है तो बाई जो तुमने निकाला है उसमें माइनस लगा दो। अब एक चीज और ध्यान से समझना, ये चीज क्लियर है? सेकंड बच्चों और इसमें लिख लो सेकंड पॉइंट पिछले क्वेश्चन में, सेकंड बच्चों लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन इन अबव केस, कैलकुलेट वर्क डन इन अबव केस। सेकंड बच्चों लिख के बस इतना ही लिख लो। लिख लिया बच्चों? तो बच्चों अब मैं पूरा क्वेश्चन एक बार बता रहा हूं कि किस तरह से होगा, बस मैंने लास्ट की लाइन लिखवाई है, पूरा क्वेश्चन समझो बच्चों किस तरह से होगा। क्वेश्चन ऐसे होगा, कैलकुलेट वर्क डन इन अबव केस इफ स्प्रिंग वाज इनिशियली इतनी कंप्रेस इतनी इलोंगेटेड। तो अब समझो, अगर मैंने ये लैंग्वेज लिखी है कि कैलकुलेट वर्क डन इन अबव केस, तो इस चीज का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल वर्क डन निकालना या अगेंस्ट वर्क डन निकालना। तो केवल मैंने क्लियरली नहीं लिखा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ, क्लियरली नहीं लिखा है तो उसका जनरल मतलब माना जाता है कि अगेंस्ट वर्क डन है या एक्सटर्नल वर्क डन है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कैलकुलेट वर्क डन इफ स्प्रिंग इलोंगेटेड फ्रॉम दिस टू दिस, तो उसका मतलब है कि वो अगेंस्ट वर्क डन है या एक्सटर्नल वर्क डन। तो बच्चों अपना आंसर कितना आया था? -2.5। तो इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या लिखोगे? +2.5। ये पॉइंट समझ गए ना बच्चों? अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉपरली नहीं लिखा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ, तो उसका जनरल मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो अगेंस्ट वर्क डन बता रहा है, पूछ रहा है, या एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा है, जो कि इसका निगेटिव हो। ये चीज समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज आप देखो, नेक्स्ट पेज पे बच्चों देखोगे तो क्या चीज है अपने पास? काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है? कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसके मोशन से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है, उसके मोशन से एसोसिएटेड या मूवमेंट से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो वही बच्चों मैंने बताया है, एनर्जी एसोसिएट ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, क्यों करता है वो समझो। बच्चों बताओ, इस बोतल की स्पीड क्या दिख रही है? मान लो इसका मास 2 किलो, कितना है? तो बच्चों बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों तुम इधर दौड़ने लगे 5 की रफ्तार से, कितने की रफ्तार से? तो ये बोतल तुम्हें कहाँ दिखेगी? इधर 5। अगर तुम यहाँ दौड़ रहे हो तो वो उल्टी दिखेगी 5। तो तुम्हें इसकी रफ्तार क्या दिखेगी? 5। मास कितना है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ टू 5 का स्क्वायर 25। अब जो दौड़ रहा है उसे काइनेटिक एनर्जी क्या दिखेगी?
25, और जो बैठा है उसे, तो रेफरेंस फ्रेम पे वो डिपेंड कर रही है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। बैठने वाले को ये 0 पे दिखाई देगी, जो दौड़ रहा है उसको मूव करती हुई दिखाई देगी। तो उसी वजह से बच्चों मैंने इसमें सेकंड पॉइंट लिखवाया है, इट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों रटा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो कोई सी भी एनर्जी हो सब स्केलर होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी भी डायरेक्शन नहीं होती। फिर अब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ पॉजिटिव है या नेगेटिव? मास नेगेटिव होता है क्या? और स्क्वायर है, तो अगर वेलोसिटी भी ले रहे होगे, मान लो -3 है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो वो कभी नेगेटिव होगी। तो बच्चों फिर वापस बताओ, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होगी? तो बच्चों ये दिमाग में फिट होना चाहिए, आगे भी हम यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। समझ गए? ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों जो आपके में ड्रॉ है, जैसे ये एक सिस्टम है, 2 किलो का पार्टिकल इधर 4 से जा रहा है, 4 किलो का पार्टिकल इधर 2 से जा रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। करो बच्चों। हाँ, क्या चीज? अच्छा, वो देखो, जो वर्क की डायमेंशन होती है वही काइनेटिक एनर्जी की होती है, और वही सारी एनर्जीज की होती है। ठीक है ना? तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है ना? तो कोई सी भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर ही होती है। तो बच्चों ये तो अलग है, कोई नहीं। बच्चों देखो, यहाँ 2 kg 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ बच्चों 4 kg 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, बताओ कर लिया? बोलो आंसर किसका क्या आया? 8 और ठीक है। अब बच्चों सब हाफ 2 4 का स्क्वायर, हाफ 4 2 का स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 16 माइनस 8, फाइनल आंसर 8 जूल। कोई दिक्कत बच्चों? इसके अलग आंसर किसी का है? तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, अब समझो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूसरी वो स्केलर होती है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये ऐड ही होंगी, ऐड ही होंगी। तो बच्चों सही आंसर होगा तुम्हारे पास 24 जूल। समझ पाए बच्चों? काइनेटिक एनर्जी बच्चों इसमें लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसा नहीं कि भाई इसकी डायरेक्शन और इस डायरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो डायरेक्शन जैसा तो होता नहीं है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव भी नहीं होती है, नेगेटिव भी नहीं होती है कि भाई तुम उसको नेगेटिव रख दो, वो भी गलत है। तो आंसर बच्चों कितना आएगा? 24 जूल। अभी कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी कंफ्यूजन? कर लो फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस आप मॉड्यूल से नोट डाउन करते चलो, वो एज ए होमवर्क रख लेना। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, ये एज ए होमवर्क है। ठीक है ना? 3B 18 नंबर लिख लिया, 4A 9th नंबर, ये बच्चों थोड़ा सा हटके ये मैं क्लास में ही करवा दूंगा। इसे बच्चों 3A सेकेंड, ये जो बच्चों मैंने क्यूब वाला डिस्कस किया था उस पैटर्न का है, बस डेटा थोड़ा बदला हुआ है, तो अपनी तरफ से ट्राई करना, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे।
समझ गए? अब फर्स्ट एक्सरसाइज में ये थर्ड नंबर लिख लिया ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिक्स्थ नंबर, ठीक है बच्चों। 4A इसमें एट्थ नंबर, ठीक है। फिर बच्चों 4A इसमें 15 नंबर, ठीक है। और बच्चों देखो हटा दूं इसे, बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में 10th नंबर, ठीक है ओके। तो बच्चों ये एज ए होमवर्क है, उन्हें हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम पे बच्चों पक्के से जो सर्कुलर वाला है उसके आंसर बता के वो भी डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। देखते हैं बच्चों।